हेलो स्टूडेंट मैं हूं आशीष कुशवाहा और हम लोग अभी चैप्टर यूनिट 6 देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं राइट उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट नंबर 6 देख रहे हैं और हमारा चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 18 राइट। तो 17 और 18 को मैंने मिक्स करके ही इसमें कर दिया है क्योंकि 17 में से कुछ रिड्यूस किया गया है और वो ज़्यादा कंटेंट नहीं था तो मैंने उसको 18 में ही लेके आ गया हूँ राइट। तो इसके बेस्ट चैप्टर कौन से हैं? इसके बेस्ट चैप्टर हैं 15 एंड 16। आपको वो करना ही है राइट। यदि वो देखे बिना आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 18 पर आ गए हैं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे बेस्ट है पहले आप 15 और 16 वीडियोस अवेलेबल हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 18 पर आइए। ठीक है, चलिए। तो मेन चैप्टर तो यही है बट बेस 15 और 16 में है राइट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो हम यहां पर पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होती है और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये रहे, इनको रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहेंगे, है ना। हमको 8 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें सब कुछ आपको सेम लगेगा। आपको डिफरेंस पकड़ में आना बहुत मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ टैक्स को माइनस करना है, कहाँ नहीं करना है। यदि आप इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बुरी गलती कर रहे हैं। जितना समय आप इसको रटने में लगाएंगे उससे कम समय में अपनी बुद्धि का यूज करके, है ना, मतलब कि इसको समझकर उतने मजेदार तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। पर उसके लिए चाहिए बहुत पेशेंस लेवल, है ना। तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, मतलब अब स्टार्ट कर ही रहा हूं मैं, आपको इसको बड़े सुकून से समझना है ना। ईयरफोन का इस्तेमाल करना है, आपके हाथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। आपको जो लगता है कि हाँ ये कुछ मैंने कहा उसको आपको लिख लेना चाहिए, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नेशनल इनकम, ठीक। तो नेशनल इनकम क्या होती है ये समझाने की बजाय मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। वो एग्जांपल फिट होगा बिल्कुल। मैं आपसे, मान लीजिए, है ना, आंसर आपको करना है। मैं जब यदि कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको उसको आंसर करना चाहिए, वीडियो को रोककर अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर ये है, अब देखते हैं सर का आंसर क्या है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके फैमिली की, राइट, आपकी फैमिली की इनकम क्या है। सोचिए जरा, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, आप अपनी फैमिली की इनकम में क्या लेंगे। देखा जाए तो बेटा फैमिली कोई अलग चीज नहीं है ना। जब मैं आपसे पूछता हूं कि फैमिली की इनकम क्या है, फैमिली की एक महीने की इनकम कितनी है, तब आप मालूम है क्या करेंगे। आप फैमिली में जितने भी मेंबर, अर्निंग मेंबर है, कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों की उन सभी इंडिविजुअल पर्संस की इनकम जितना भी वो महीने में अर्न करते हैं उसको टोटल कर लोगे। जैसे सपोज करो दादाजी को कोई पेंशन मिलती है 10,000 रुपए की, आपने वो टोटल वो लिख लिया। पापा की, अपने पिताजी की, अपने पापा जी की सैलरी है मान लीजिए 30,000 रुपये, आपने वो लिख लिया। चाचा जी ने कितना कमाया, 20,000 रुपये, आपने वो लिख लिया। टोटल करा कितना हुआ, 60,000 रुपये। तो आप मुझे आंसर करोगे 60,000 रुपये हमारे परिवार की इनकम है। देखा जाए, आप खुद सोचिए, क्या परिवार कोई चीज अलग हो गई? परिवार क्या अलग, कोई अलग इंडिविजुअल बॉडी है जो कमाने जाता है? नहीं ना। उसके जो मेंबर है, उसके मेंबर की जो टोटल इनकम है, वही इनकम परिवार की इनकम है, फैमिली की इनकम है, राइट। उसी तरह से बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम नेशनल इनकम कहते हैं, मतलब एक देश की इनकम की बात की जाती है, तो देश कोई अलग इंडिविजुअल बॉडी नहीं है जो अलग से कमाने जाएगा। उस देश के जो रेसिडेंट्स हैं, वहां पर रहने वाले उसके जो मेंबर्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, उन मेंबर्स की टोटल इनकम को टोटल कर लेंगे
तो वो टोटल इनकम ही नेशनल इनकम होगा, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा फैमिली और मेंबर की इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम किसको कहेंगे बेटा? बहुत सिंपल, वहां के रेसिडेंस, किसी भी कंट्री के रेसिडेंस की इनकम को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। अब फिर से हमारे एग्जांपल पर आते हैं। मान लीजिए आपके चाचा जी फैमिली में तो हैं, फैमिली के मेंबर तो हैं, बट वो किसी फॉरेन कंट्री में। कहाँ है? फॉरेन कंट्री में। तो मुझे बताइए आपके फैमिली की इनकम कितनी हुई? आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी हुई? अभी भी 60,000 ही रहेगी। कारण हमने क्या कहा? हमने कहा कि फैमिली के मेंबर की इनकम, अब वो कहीं से भी कमाए, चाहे वो इस कंट्री में कमाए या किसी और कंट्री से अर्न करे, बेटा इनकम तो काउंट होगी चाचा जी की भी। इफ यदि चाचा जी का सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में। सर ये क्या होता है? इस पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, एमपी बोर्ड इस पर जाता नहीं है, बट सिर्फ एक लाइन में मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो लिखा हुआ है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो पर्सन का अपना मैक्सिमम अर्निंग का मैक्सिमम पार्ट एज अ सेविंग या एज अ एक्सपेंडिचर उस इकोनॉमी में जाता हो। जैसे मैं यूएई में था बेटा, दुबई में था, तो मेरी जो इनकम थी, है ना, वैसे मैं शारजा में था, बच्चों को शारजा समझ में नहीं आता इसलिए दुबई बोलता हूँ बार बार, ठीक है। तो मैं वहां जो अर्न करता था उसका मैक्सिमम पार्ट 80% मैं सेव करके उसको कहाँ करता था? अपने इंडिया भेजता था, अपने इंडियन अकाउंट में, राइट। तो मेरा सेंट्रल इकोनॉमिक पॉइंट कहाँ था? इंडिया में। तो मेरे घर पर, तो मेरे घर में मेरी इनकम को काउंट किया जाएगा, है ना, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट क्या है? इंडिया है। तो आपके चाचा जी की इनकम भी यहाँ पर काउंट की जाएगी, ठीक है। अब नेशनल इनकम में भी सेम यही बात होगी कि भाई हमने नेशनल इनकम में क्या कहा कि जो उसका रेसिडेंट है, उसका जो मेंबर है वो कमाएगा, वो जितना कमाएगा उतनी इनकम नेशनल इनकम होगी। तो भाई रेसिडेंट कहाँ से कमाएगा? कहीं से भी कमाए, चाहे वो इंडिया में कमाए या कहीं और बाहर कमाए, बस उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए या उस कंट्री में होना चाहिए जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं। बस सिंपल। देखो अब इसको डिफाइन करना कितना इजी हो गया। इट इज डिफाइंड, मैं बता रहा हूँ, बच्चे इसको रटते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्या रटा है, बस गुडुर 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 मगब कर लिया। इट इज डिफाइंड एज द, इसको हम नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं एज द टोटल सम ऑफ sum total of factor income according to national according to normal resident of a country। मतलब कि एक नॉर्मल रेसिडेंट, जो कि उस कंट्री का कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट ने जितना भी इनकम अर्न करा है, राइट, उन सभी फैक्टर्स को, उन सभी इनकम को ऐड कर लो तो जो टोटल आएगा वो नेशनल इनकम होगा। देखो यहाँ पर फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? ये रहा फैक्टर इनकम, दिख रहा है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम का मतलब अभी हम बता देंगे। पहले तो आप ये देखो कि जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनकी टोटल इनकम को टोटल कर दिया जाए तो वो नेशनल इनकम होगा। विद इन, ध्यान देना, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। भाई कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? जो कि किसी भी कंट्री का एक जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक, राइट। एंड मतलब घर के अंदर कमाया, मतलब उस देश में ही कमाया, एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे देश के बाद जो बचा हुआ विश्व है उससे कमाया हो, मतलब फॉरेन इनकम। सीधी सी बात है, इसका मतलब फॉरेन इनकम है। तो एक व्यक्ति एक
एक कंट्री की जो नेशनल इनकम होगी वो उसके रेसिडेंट्स की इनकम का टोटल अमाउंट होगा। और वो कहाँ से हो सकता है अर्निंग, वो उस कंट्री में भी हो सकता है और उस कंट्री के बाहर से भी फॉरेन इनकम भी हो सकती है। ठीक, बाकी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बार के जो क्वेश्चन बैंक है उसके अकॉर्डिंग ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। ये तो सब ज्यादा समझाना, पूरा डिटेल में समझाने के काम आता है। आप ये पढ़ के जरूर देख लीजिएगा एक बार रेसिडेंट, है ना, रेसिडेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए फैक्टर इनकम क्या होती है, बात यहाँ पर आ रही है साहब, फैक्टर इनकम क्या होती है। देखिए आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो आप जानते ही हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप मेरे को बताइए, यदि आपको ये नहीं मालूम है तो फिर आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यदि आपको ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं मालूम है तो आप सच में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। राइट, है ना, मेन पॉइंट है ये। तो दीज आर इनकम रिसीव्ड बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कौन कौन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट। ठीक, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब आगे इस चैप्टर में जब भी, है ना, इनकम, फैक्टर इनकम आएगा तो आपको यही याद रखना है कि फैक्टर इनकम का मतलब है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के जो ऑनर हैं, मतलब ये चारों, उनको जो इनकम मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम कहेंगे। ठीक है। अब क्योंकि देखो एक आपको याद है चैप्टर नंबर 16 में, इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा 16, उसमें हमने देखा कि फर्म सर्विसेज लेती है, किससे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर से क्या लेती है, सर्विसेज लेती है फर्म, और उनको क्या करती है, पेमेंट करती है उनके सर्विस के बदले। तो जो पेमेंट किया जा रहा है वो फैक्टर पेमेंट कहलाएगा, किसकी नजर से, एक फर्म की तरफ से। एक बिजनेस, एक फैक्ट्री जब किसी इसका पेमेंट करता है तो वो उसको बोलता है फैक्टर पेमेंट, और जिसको मिल रहा है वो बोलता है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किधर से देख रहे हैं। ये फैक्ट्री की तरफ से देखोगे तो फैक्ट्री क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। ठीक, बिजनेस क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। और वहां पर काम करने वाले लोगों की तरफ से देखोगे तो उनकी तरफ से देखोगे तो उनको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। बात एक ही है। ठीक है, बस आप किस साइड खड़े हैं तो आपको क्या दिख रहा है वो देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है ट्रांसफर इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफर इनकम। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आया था, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम, ये भी वही होता है। ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट दोनों एक ही होते हैं। आप किधर खड़े हैं डिपेंड करता है, आप उसको इनकम बोलेंगे या पेमेंट बोलेंगे, है ना, चीज एक ही है। जैसे मैंने आपको कुछ डोनेशन दिया, मतलब आपको दान में कुछ दिया, 5,000 रुपए मैंने आपको दान में दिए, राइट। तो मेरी तरफ से वो ट्रांसफर पेमेंट होगा और आपके लिए ट्रांसफर इनकम होगा। तो पहले तो समझे ट्रांसफर का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर है कि वन साइडेड ट्रांजेक्शन, सिंगल साइड ट्रांजेक्शन। मैं यदि आपको कुछ डोनेशन दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना। मेरी तरफ से सिर्फ ये गया, इसको बोलेंगे सिंगल ट्रांजेक्शन। आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो आप पेमेंट करते हैं और आपको उसके बदले कुछ मिलता है, ये डबल साइडेड है ना, कुछ के बदले कुछ, एक्सचेंज। ट्रांसफर में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक तरफ से जाएगा, एक तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं दूंगा तो मेरे लिए ट्रांसफर पेमेंट के लाएगा, यदि मुझे मिल रहा है, कोई मुझे डोनेट कर गया, डोनेशन कर गया, सॉरी, मेरे को कोई डोनेशन दे के गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई मेरी क्या हुई है, ट्रांसफर इनकम हुई है। डोनेशन, गिफ्ट, ऐसी चीज जिसके बदले कुछ ना किया गया हो, है ना। तो इसमें क्या आता है, पेंशन ऐसा आता है, पेंशन रिसीव्ड बाय एन ओल्ड एज पर्सन। ठीक,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। देखो पेंशन रिसीव्ड बाय एन ओल्ड एज पर्सन का मतलब ये है, आप हमेशा देखते हैं हमारे चुनाव में, इस बार भी हुआ एमपी में, जब चुनाव हुआ था तो एक पार्टी ने वादा करा था कि हम ओल्ड एज पेंशन को बढ़ा देंगे। मतलब आपको ये पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो, बस, बाकी आप कोई काम नहीं कर रहे हो। हम आपको इसलिए नहीं दे रहे, मतलब आपने हमारे लिए कुछ काम करा है, बस इसलिए क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो और हमको आपका वोट चाहिए। ठीक है, बस। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफर इन पर्सन को जो मिलेगा, पर्सन्स बोलेंगे ट्रांसफर इनकम, और गवर्नमेंट जो दे रही है तो बोलेगी ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ये आगे बहुत सी जगह काम आएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है इन वर्ड्स को। ठीक है, इनके मीनिंग को ध्यान रखना है। नाउ अब हमारा रियल में देखा जाए तो हमारा चैप्टर चालू हो रहा, चैप्टर नंबर 18, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड देयर एस्टिमेट्स। नेशनल इनकम के एग्रीगेट, टोटल, और उनके एस्टिमेट की, उनका टोटल कैसे, मतलब उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, क्या होते हैं। देखिए, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, कौन सी? ये नेशनल इनकम की जो हमने समझी, राइट। इस नेशनल इनकम को सेकेंड, मतलब इन अदर वर्ड्स ये कहते हैं, क्या कहते हैं? NNP FC। FC देखोगे आप नीचे लिखा है NNP FC। इसका फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप सोचोगे भगवान क्या बात कर रहे हो, इसको भी याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं रखना है। आप यदि समझोगे, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, टाइम लगेगा, पर मेरी गारंटी, यदि आपने समझ लिया तो आपको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी कभी कुछ याद नहीं रखता हूँ, मेरे को मेरे मोबाइल नंबर के अलावा कुछ याद नहीं है, सब लॉजिक्स में यदि कुछ है तो ये मैं कैसे याद रख सकता हूँ? मैं नहीं याद रख सकता था इसका फुल फॉर्म, बट मुझे इसका लॉजिक मालूम है कि एन का मतलब क्या होगा, इस एन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। इसलिए आप भी ध्यान से समझिए कि बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जो नेशनल इनकम समझा उसका मतलब ये है। अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, हमारे एग्जाम्पल पे आ जाओ, वो फैमिली वाला एग्जाम्पल आज ही जो हमने दिया है, कि आपने अपनी फैमिली की इनकम में क्या क्या टोटल करा, पापा की, दादाजी की पेंशन, पापा जी की इनकम, चाचा जी की इनकम, राइट। मैंने कहा कि मुझे ऐसी इनकम चाहिए जिसमें है ना पेंशन वगैरह नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं मानता वो इनकम है। ये मेरा व्यू है, ये मैं बोल रहा हूं। तो आप क्या करोगे? ठीक है भैया, आपको ऐसी इनकम, मतलब इनकम में वो इनकम नहीं चाहिए जो पेंशन वाली इनकम हो, तो ठीक है, हम हमारे दादाजी की इनकम को माइनस कर देते हैं। 60,000 माइनस 1 इज इक्वल टू 50,000, माइनस 1 नहीं, माइनस 1,000, 10,000, 50,000, आंसर आया 50,000। आपने कहा हमारे घर की इनकम टोटल कितनी है? 50,000 है। जैसे आप बोल रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। देखिए, 60,000 भी इनकम है और 50,000 भी इनकम है, दोनों ही इनकम है, पर दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन है और दोनों का अलग अलग नजरिया है। भाई एक बोलता है नहीं नहीं, जितना भी पैसा आ रहा है मैं तो उसको मानूंगा कि इनकम है, और एक ने बोला नहीं नहीं, हम तो इसमें से पेंशन को इनकम नहीं मानते, तो आपने पेंशन माइनस कर दी, राइट। बिल्कुल ऐसा ही इन बाकी के 7 कॉन्सेप्ट में है। बाकी के इन 7 कॉन्सेप्ट में यही है कि भाई हमने नेशनल इनकम में क्या देखा? हमने नेशनल इनकम में देखा कि एक रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट जहां से भी अर्न करता है उस कंट्री का टोटल उसको कर दो, नेशनल इनकम होगा, मतलब कि ये 8वां पॉइंट। बट किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप तो हमको सिर्फ एक बात बताओ, हमको तो सिर्फ आप इंडिया में कितना कमाया ये बताओ, इंडियन लोगों ने इंडिया में कितना कमाया, आप तो केवल वो बताओ, और जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए, और जिसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उसने कुछ कंडीशन बनाई, तो ऐसी कितनी कंडीशन बनी? ऐसी इतनी 7 अलग अलग कंडीशंस बनी
इन्हीं को इनको कॉन्सेप्ट कहेंगे। जो चैप्टर का नाम है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, नेम क्या है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम तो सिंपल सा एक ये पॉइंट है, यदि सिर्फ नेशनल इनकम की बात होती बेटे तो ये नेशनल इनकम खत्म हो गया, पर यहाँ सिर्फ नेशनल इनकम की बात नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड ये 7 कॉन्सेप्ट हैं, आपको वो भी समझना चाहिए। अलग अलग तरीके से उसी नेशनल इनकम को अलग अलग तरीके से कुछ घटाकर कुछ जोड़कर निकाली गई है। इनके सबके आंसर अलग आएंगे बेटा, सबके आंसर अलग आएंगे। जैसे हमने अभी देखा, मैंने अभी एग्जांपल जो फैमिली वाले में दिया था 50,000 और 60,000, अलग अलग आंसर था क्योंकि उनकी शर्तें अलग अलग थी। ठीक है, तो अब हम ये 7 पॉइंट समझेंगे, बट इसमें इन 7 पॉइंट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT क्या होता है, ठीक है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक, डेप्रिसिएशन आप अच्छे से जानते हैं, चैप्टर नंबर 15 में भी मैंने बहुत क्लियर करा था, एक मोबाइल का एग्जांपल देके मैंने बताया था। बस यहाँ पर इतना बोलूंगा कि देखिए डेप्रिसिएशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा मोबाइल है ना, मोबाइल की कीमत कितनी है, ग्रॉस वैल्यू कितनी है 10,000 रुपए, और उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं 4,000 का, तो बचा कितने का, 6,000 का, तो मैं बोलूंगा मेरा मोबाइल की नेट वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपए। तो हमने क्या करा, ग्रॉस वैल्यू में से, स्क्रीन पर ध्यान दें, ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करा हमने डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाएगा हमें, नेट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और नेट यदि कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे मैंने बोल रखा है 6,000 रुपए का नेट वैल्यू है, किसी ने पूछा नहीं नहीं ग्रॉस वैल्यू बताओ आप, तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस। क्लियर, इसमें से ज्यादा नहीं देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, याद रखना डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक, अब इसके बाद में आता है ये मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, है ना। अब पहले इसके पहले हम देख लेते हैं ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो ये हमने फैक्टर इनकम की बात कही थी, है ना, ये फैक्टर इनकम आ गया। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, फिर से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप बार बार वर्ड को, आप बच्चों, आप प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, इकोनॉमिक्स में हम यदि किसी चीज को समझ चुके हैं, जैसे कि फैक्टर इनकम को, राइट, हम समझ चुके हैं, अब जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या करना होता है, इस फैक्टर इनकम को जो हम जान चुके हैं उसकी पूरी बात दिमाग में आनी चाहिए, तब जाके इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है। आप क्या करते हो, आप इसको अलग से याद करते हो और उसको अलग स्टोर कर लेते हो दिमाग में कि भाई इसका मतलब ये है, बट जब ये वर्ड यूज होता है किसी सेंटेंस में, तब उसके मीनिंग को यूज नहीं करते हो आप, ब्लैंक रहता है, इसका मीनिंग आपके दिमाग में ब्लैंक होता है, कुछ मीनिंग ही नहीं होता है, इस वजह से आपको वो सेंटेंस नहीं समझ में आता। इकोनॉमिक्स में यही प्रॉब्लम है, या तो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है या हमारी प्रॉब्लम है, मैं तो कहूंगा ये अपनी प्रॉब्लम है ना। तो इस सेंटेंस को ढंग से रीड करो, क्या लिखा है, नेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब कि फैक्टर कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, इनको जो मिलता है, क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अच्छा, तो ये वो 4 चीज हैं, इसमें मतलब क्या क्या आ गया, इसमें आ गया साहब रेंट आ गया, रेंट के बाद में आ गया वेजेस, सैलरी, राइट, फिर आ गया इंटरेस्ट और प्रॉफिट, मतलब सब कुछ आ गया इसमें तो। हाँ, कहां से, फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को सच में इंग्लिश मीडियम के भी होते हुए उनको एब्रॉड का मीनिंग नहीं मालूम है। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, फॉरेन, राइट। तो फ्रॉम एब्रॉड का मतलब हुआ विदेशों से कमाई, शुद्ध कमाई, राइट। तो नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड का मतलब हुआ कि हमारे जो फैक्टर हैं उन लोगों की इनकम, है ना, वो चारों पॉइंट, वो कहां से, एब्रॉड पे, और मतलब फॉरेन से जो कमाया वो भी शुद्ध। अब शुद्ध का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि केवल आप ही विदेश जाके पैसा कमाएंगे, विदेशी लोग भी तो आपके यहाँ कमा के ले जाएंगे आपके यहाँ से, हाँ या ना।
जैसे आपने देखा होगा नेपाल के कई लोग हमारे इंडिया में काम करते हैं, है ना, श्रीलंका से भी आ जाते हैं उधर साउथ में, राइट, बांग्लादेशीज भी आ जाते हैं, और फॉरेन कंट्री के लोग भी हमारे, मतलब और भी दूसरी जो कंट्रीज है वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कमा के लेके जाते हैं। जिस तरह से हम दूसरी कंट्री में कमाते हैं और लाते हैं, वैसे हमारे यहाँ से लोग कमा के बाहर ले जाते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, डिफरेंस है, किसके बीच का, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, जो हमने कमाया, हमारे देश के नागरिक ने जो विदेशों से कमाया, एंड द फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, जो हमारे यहां से लोग कमा कर ले गए, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने क्या करा, हमने दिया नेट नाम, शुद्ध। देखो मान लो हमने हमारे इंडिया के जो फैक्टर इनकम है, हमने एब्रॉड से 1 लाख रुपए कमाई, ठीक, और हमारे यहाँ से 70,000 रुपए विदेशी लोग हमसे कमा कर ले गए, हमारे इंडिया से कमा कर ले गए, तो 1 लाख माइनस 70,000 इज इक्वल टू 30,000। तो 30,000 क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शुद्ध इतना हमने कमाया, क्योंकि हमने दिया भी लिया भी, तो शुद्ध कितना हमको मिला। ये हमारा फिगर एक्चुअल में देखा जाए नेगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बाहर इतनी सर्विस, अभी तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मेरे को। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक। कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर रिसीव्ड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड रेंट, नेट रिटेन अर्निंग। कुछ मत करो, ये आपके काम का नहीं है एमपी बोर्ड में, इसको छोड़ो। फैक्टर इनकम का मतलब आपको मालूम है, लैंड लेबर, है ना, उनको जो मिलता है वही, ठीक। अब इसको हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, ये देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA। अब मैं आगे इसको क्या बोलूंगा, NFIA, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। NFIA का मतलब क्या होता है, NFIA का मतलब होगा हमने जितना कमाया, विदेशियों ने जितना हमसे कमा के ले गए, उसका फाइनल फिगर, ठीक है। अब आप यहां देखिए, अब देखना है ना, डोमेस्टिक लिखा हुआ है और यहां नेशनल लिखा हुआ है, ठीक है। तो डोमेस्टिक से देखिए, आप एक चीज को समझिए, ये जो नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन दी गई है ना, इसमें क्या दिया गया है कि हमारा हमारा जो मेंबर है, हमारा जो रेसिडेंट है, वो इंडिया में भी कितना कमा रहा है और बाहर से भी कितना कमा रहा है, दोनों इनकम को जोड़ लिया जाए तो नेशनल इनकम है, ठीक। पर मैं कहूं कि हमारे सिर्फ इंडिया में कितनी इनकम जनरेट हुई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को छोड़ दिया जाए, तो उसको नेशनल इनकम की बजाय उसको डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आ रही है कि हमारी कंट्री में कितना लोगों ने कमाया, और वो भी हमारे रेसिडेंट ने, बस हमारे रेसिडेंट ने हमारी कंट्री के अंदर कितना कमाया, तो उसको मैं बोलूंगा डोमेस्टिक इनकम, है ना। तो यदि मेरे को डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है NFIA, कि विदेशियों ने हमसे कितना कमाया और हमने बाहर से कितना कमाया। सॉरी, डोमेस्टिक इनकम का पहले थोड़ा सा करेक्शन कर लो। डोमेस्टिक इनकम का यहाँ पर मतलब होगा कि हमारी जो कंट्री का जो एरिया है, कंट्री है ज्योग्राफिकल रूप में, राइट, उसमें कितनी इनकम जनरेट हुई, चाहे वो किसी ने भी कमाई हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति ने कमाई हो, चाहे इंडियन पर्सन ने कमाई हो या फॉरेनर ने, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना इनकम जनरेट हुई है या कमाया गया है।
तो मैं क्या करूंगा, मान लो वो 1 लाख है, ठीक है, कितनी है, 1 लाख, ठीक। अब मुझे ये कहा गया कि आप नेशनल इनकम बताइए, है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम कितनी भाई बताई, 1 लाख, और कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, और उसके जरिए ये पूछ रहे हैं कि बताइए नेशनल इनकम क्या है। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, यदि उसने मेरे को डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब डोमेस्टिक इनकम होगा। यहाँ पर हमेशा प्रोडक्ट का, इस चैप्टर में प्रोडक्ट का मीनिंग इनकम है, प्रोडक्ट का मीनिंग इनकम है, दिमाग में फिट कर लो। तो डोमेस्टिक इनकम उन्होंने मेरे को दे रखी है, और मुझे क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाने के लिए प्लस करना है NFIA। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जोड़ देना है, किसको जोड़ देना है, मेरे को प्लस कर देना है, किसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, हमारे लोगों ने जितना विदेशों से कमाया उसको जोड़ देना है, और माइनस कर देना है कि जितना लोग हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा के ले गए उसको माइनस कर देना है। यदि मैं ये कर दूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, नेशनल इनकम में पहुंच जाएंगे भैया। तो अलग अलग याद रखने के बजाय हम इसका टोटल याद रखेंगे कि भैया ये टोटल है ना। और ये टोटल कैसे आया था, याद है ना, 1 लाख माइनस 70,000, है ना। तो हमको उस टोटल अमाउंट को ऐड कर देना है, या इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। या आप डोमेस्टिक इनकम प्लस नेशनल इनकम, ठीक। यदि नेशनल इनकम दिया हुआ है और आपको डोमेस्टिक पर जाना है तो आप क्या करोगे, आप नेशनल इनकम में से ये माइनस कर दोगे, तो आप डोमेस्टिक इनकम निकाल लोगे। क्लियर। मैं मानता हूं आपको बेटा ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक चीज बच रही है, और वो है ये NIT, ठीक है। इसको मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। आपको ये बता दूं कि मैं अभी लॉकडाउन में अपने घर से ही आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। तो जो बोर्ड है वो बड़ा छोटा मोटा है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर है, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी आएगा, आपको उसको मैनेज करना है, ठीक है। मैं आपको अब बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। हेलो, चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर बनाने में मुझे 15 रुपए लगे हैं। हम मार्कर बनाने की हमारी फैक्ट्री है। अब इसमें क्या क्या लगा है, तो इसमें जो इसके अंदर फॉर्म आता है एक, राइट, इंक है, ये प्लास्टिक बॉडी है, ठीक, ये सब कुछ मिलाकर, और इसमें मेरा प्रॉफिट भी, राइट, मतलब कि हमारी फैक्ट्री में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट भी तो अर्न करेंगे, तो इसमें हमारा प्रॉफिट भी है, और वो कितना है, टोटल मिलाकर, ये सब कुछ मिलाकर 15 रुपए। अब बात को समझना, मैंने इसमें प्रॉफिट क्यों ऐड करा, क्योंकि याद करो, हम जब फैक्टर की बात करते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें एंटरप्रेनर होता है, और एंटरप्रेनर को क्या चाहिए, एंटरप्रेनर को प्रॉफिट चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में देखो, अकाउंट के जरिए यदि देखने जाओगे तो अकाउंट प्रॉफिट ऐड नहीं करता है, बट इकोनॉमिक्स प्रॉफिट को ऐड करता है कॉस्ट में। किसमें, कि भैया इसकी कॉस्ट कितनी है, तो इसमें जितना हमने मटेरियल लगाया प्लस उस एंटरप्रेनर जिसने ये रिस्क लिए इस बिजनेस को चालू करने की, बिजनेस को लगाने की, बिजनेस को चलाने की रिस्क लिए, उसका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो भी इसमें जोड़ दिया जाए, वो टोटल मिला के कॉस्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से अलग होता है, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट अलग होता है। हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स में इसमें प्रॉफिट भी हमारा जुड़ा होगा, और हम इस प्रॉफिट को जोड़ने के बाद में बोलेंगे कि भैया हमारा इसको बनाने की जो लागत है, इसको बनाने में हमने जिन फैक्टर्स को पेमेंट करा है, वो सारे फैक्टर्स का पेमेंट हम यदि जोड़ लें, टोटल कर लें, तो वो होगा 15 रुपीज। किसका, इस मार्कर का, एक सिंगल पीस का कितना, 15 रुपए। क्या बताया हमने, क्या, फैक्टर कॉस्ट, राइट, फैक्टर कॉस्ट कितनी, 15 रुपए।
राइट, जुगाड़ का है ना। 15 रुपए का ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। मैं इसको मार्केट में 15 रुपए में बेच सकता हूं क्योंकि इसमें मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड है। बट जब मैं इसको मार्केट में बेचने जाना चाहता हूं तो गवर्नमेंट मुझसे क्या करती है, मतलब एंटरप्रेनर से या उस फैक्ट्री से गवर्नमेंट जीएसटी वसूल करती है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी तो सुना होगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि टाइप है, किसका टाइप है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब घुमा फिरा कर टैक्स लेना, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है। तो मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे आपको जीएसटी 3 रुपए का जीएसटी लेना है, जीएसटी लेना है 3 रुपए का। तो मैंने इसमें 3 रुपए 3 रुपीज प्लस कर दिए, राइट। तो जीएसटी प्लस करने पर ये कितना हो गया, मार्केट में ये सेल होगा अब 18 रुपीज में, है ना। मार्केट में कितने पे सेल होगा, 18 रुपीज पे। तो मैं कहूंगा ये क्या आ गई मेरी मार्केट प्राइस, एमपी। मार्केट प्राइस आ गई कितनी, 18 रुपीज इस एक सिंगल मार्कर की। बात समझ में आ रही है। ये हुआ फैक्टर कॉस्ट, मतलब ये कितने में बना, जिसमें मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किस चीज का डिफरेंस है, टैक्स का, राइट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किस चीज का डिफरेंस है, टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे ये कहता हूं, ठीक है, ये यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि भैया किसी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 18 रुपीज है, ठीक। और जीएसटी मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स 3 रुपीज है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी लागत कितने की होगी, उसका फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा। आपको क्या करना है बेटा, रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब इस जीएसटी को क्या करना है, माइनस। तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे बेटा, आप पहुंच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पर। कहां पहुंच जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पर। 18 माइनस 3 15, मतलब मार्केट प्राइस में से टैक्स को माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट में प्लस करोगे तो पहुंच जाओगे मार्केट प्राइस पर। तो याद नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीजें समझना है। समझना यह है कि भाई फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जुड़ा नहीं होता है, फैक्टर कॉस्ट में जुड़ेगा टैक्स, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगी। और यदि हमें मार्केट प्राइस दी है तो उसमें से हम टैक्स माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। यही चीज आपके स्क्रीन पर साइड में देखिए, ये यहां पर दिया हुआ है कि फैक्टर कॉस्ट पर हो तो टैक्स को जोड़ दो तो आप पहुंच जाओगे मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पर हो तो टैक्स को माइनस कर दो, कहां पहुंच जाओगे, फैक्टर कॉस्ट पे। अब बेटा ये सिर्फ यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, नेट दिया है। देखो यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी मैंने केवल आपको किसके बारे में बताया है, इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट बताया है। अब मैं आपको सब्सिडी का इफेक्ट बता रहा हूं कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी आपने सुना होगा, आप अपने घर में जो एलपीजी सिलेंडर लेने जाते हैं, राइट, तो वो कितने का होता है, देखिए यहां पर उसकी जो मार्केट प्राइस है, राइट, उसकी जो मार्केट प्राइस है 900 है, ठीक है। और गवर्नमेंट इस पर 300 रुपए की सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट इस पर 300 रुपए की सब्सिडी देती है, तो ये आपको एक्चुअल में कितने का पड़ता है, 600 रुपए का। देखो पहले क्या होता था, पहले जब मोदी सरकार के पहले का जो कैलकुलेशन था वो ऐसा था कि एक कंपनी के लिए, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एचपी का एलपीजी सिलेंडर है आपके यहाँ, राइट। तो एचपी का जो सिलेंडर है आपके यहाँ, राइट, वो एचपी कंपनी को कितने में पड़ रहा है, 900 रुपए में। कितने में,
900 रुपए में। ठीक, अब 900 रुपए से सस्ता वो नहीं दे सकते, नहीं तो क्या होगा, उनको घाटा होगा, उनको लॉस होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी बेटा, एक्चुअल में ये मार्केट प्राइस नहीं, ये फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ कि उस कंपनी को वो सिलेंडर कितने में पड़ रहा है, 900 रुपए का। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब मालूम है ना बेटा, उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ठीक, अब वो कंपनी मार्केट में इसको कितने में देना चाहती है, 900 रुपए में। ठीक है, अब होता यह है कि जब ये जो कंपनी है इसको 900 रुपए में सिलेंडर को देना चाहती है, बट ये क्या है, बेसिक चीजें, सिलेंडर जो एलपीजी गैस है ना बेटा, वो हमारे यहाँ सिंपल सी बात है, उससे खाना बनता है। यदि भोजन ही नहीं बनेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इस बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज को गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है भाई, कंपनी के लिए तो ये 900 रुपए का है, तो हम इस पर 300 रुपए पैसे हम देंगे। देखिए, दूसरी चीजों में वो टैक्स वसूलती है, और कुछ बेसिक चीजों में जो कि जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, उन पर गवर्नमेंट, यदि वो चीज महंगी है खूब, है ना, महंगी इसलिए नहीं है कि सिर्फ बिना वजह उसका रेट ज्यादा है, भाई वो इतने में तो बना ही है, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, सब्सिडी देती है। मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से उसमें 300 रुपए उस कंपनी वाले को दे देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि आपको हम 300 रुपए हम देंगे, आप इसको मार्केट में कितने पर बेचो, 600 रुपए बेचो। बात समझ में आई? तो मार्केट में आपको इसको सेल करना है 600 रुपए में, 300 रुपए हम देंगे, आपका भी घाटा नहीं होगा, ये पैसा तो हम देंगे। कौन? गवर्नमेंट देगी सब्सिडी के रूप में। ठीक, तो पहले ये होता था कि फैक्ट्री में ही ये हो जाता था कि मार्केट में वो आता था 600 रुपए में सिलेंडर। ठीक है, और डायरेक्टली गवर्नमेंट किसको दे देती थी, कंपनी के हाथ में ये 300 रुपए दे देती थी। बट मोदी सरकार के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद ये बहुत अच्छा हो गया। देखिए, मैं मोदी जी का ऐसा कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, ठीक, जो सही है वो बता रहा हूं। अच्छा ये हो गया कि आपको अभी मार्केट में पे करने हैं 900 रुपए जब आप सिलेंडर लेंगे, बट ये 300 रुपए कंपनी को मिलने के बजाय ये किसको मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। अभी भी आपके लिए सिलेंडर 600 रुपए का ही होगा। ठीक, तो इसमें गड़बड़ रुक गई है ना। चलो अभी यहां पर आ जाता है, मोदी सरकार को छोड़ो, यहां पर समझे। तो एक फैक्टर कॉस्ट में से माइनस सब्सिडी कर दो तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगी। राइट, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि मार्केट प्राइस निकालना हो तो माइनस कर देंगे एफसी में से, फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करेंगे सब्सिडी। ठीक, अब देखो आप आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, मैं फैक्टर कॉस्ट पे से यहां पर जाने के लिए सब्सिडी को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने पर सब्सिडी को प्लस करूंगा। मतलब ये जीएसटी का उल्टा चलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स का उल्टा चलेगा। तो इसको हम एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं, और वो ये है कि हम लिखेंगे नेट। देखिए, गवर्नमेंट दो काम कर रही है, एक तरफ टैक्स भी वसूल रही है और सब्सिडीज भी दे रही है, डिस्काउंट एक तरह से, राइट, दो चीजें कर रही है। पर कुल मिला के गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा वसूल करेगी, देगी कम। ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि वसूल कम करे और दे दे ज्यादा, हो ही नहीं सकता ना। आपकी जेब में से पैसा कितना जाएगा, मैक्सिमम जितना है, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। तो हम यहां पर मानते हैं कि इन डायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी जितना वसूल करा गवर्नमेंट ने, माइनस जितना गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, उसको बोलेंगे एनआईटी। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए टैक्स वसूला और 1 लाख रुपए सब्सिडी दे दी, तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने कितना टैक्स वसूला, तो हम कहेंगे 2 लाख रुपए का नेट टैक्स वसूल करा।
ठीक है। अच्छा बोर्ड से नीचे चला गया क्या ये? कैमरे से नीचे चला गया, ये देखो अब दिखा। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है ना, इसको फाइनली आप समझ लो जो कि आपकी स्क्रीन पर है। फाइनल फैक्ट ये है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और इससे यहाँ जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। देखिए आपको मैंने कहा था क्लास के दौरान चालू होते से कि आपको एक कॉपी पेन लेना चाहिए, तो आपको ये सब नोट करना चाहिए। यदि आपके पास में मेरे नोट्स हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको ये नोट करना चाहिए। ठीक है ना? तो ठीक, ये हो गया फैक्टर्स कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि ये 7 कॉन्सेप्ट है। आज इनको हम कोशिश करेंगे सबको समझ लें। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं। ये आ गए, हम कहाँ आ गए? डोमेस्टिक जीडीपी, ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या लिखा है, जीडीपी एमपी, हम उसी को समझने आ रहे हैं। जीडीपी एमपी, न्यूज में कई बार सुना होगा ये वर्ड आपने, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, राइट? ये आ चुका है बेटा, अब आप समझ लो। आप न्यूज सुनते समय उसको तो इग्नोर कर देते होंगे, बट अब इग्नोर नहीं करना है, अब उसका मतलब समझ लो। देखिए जीडीपी का मतलब क्या हुआ? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस। देखो मैं आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं कैमरा को, राइट, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं तो आपके लिए ये जीडीपी, जीडीपी एमपी। अब एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, ये तो अभी आपको समझ में आ चुका है। ठीक, जीडीपी का मतलब होगा, इसको मीनिंग समझना है ना, इसका मतलब होगा इनकम। पी का मतलब मैंने आपको बताया था इनकम। डोमेस्टिक, डी का मतलब होगा डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का मतलब आप जानते हैं, डोमेस्टिक का मतलब होता है उस कंट्री की, उसकी टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हुई है। अब इनकम जनरेट हुई है, उसमें हमारे इंडियन रेसिडेंट ने भी कमाया है और फॉरेनर ने भी कमाया है, इसलिए हम यहाँ पर रेसिडेंट के ऊपर डेफिनेशन नहीं देंगे, हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेट का मतलब, फोकस का मतलब समझना, मेन बात हम उस पर करेंगे। इस डेफिनेशन का मेन लीड रोल कौन है? टेरिटरी, कि हमारे देश की जो सीमा में, टेरिटरी हमारी सीमा, राइट, बॉर्डर में जो इनकम जनरेट हुई है, वो इनकम जिसमें से अभी ग्रॉस का मतलब मैंने बताया था डेप्रिसिएशन से होगा, ये आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ये साइड में है ना। तो ग्रॉस का मतलब, जी का मतलब होगा ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब होगा जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और वो इनकम किस पर है? मार्केट प्राइस पर है। इसको पढ़ना पहले सीखो भाई। क्या हुआ? पी का मतलब तो इनकम है, डी का मतलब हुआ डोमेस्टिक, ऐसी इनकम जो कि हमारी कंट्री की बॉर्डर में इनकम जनरेट हुई है। यहां पर रेसिडेंट पर कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें इंडियन भी है और फॉरेनर भी है, तो कंसंट्रेट इस पर किस पे किया जा रहा है? हमारी देश की बॉर्डर पर, राइट। तो हमारी देश की जो टेरिटरी, हमारी कंट्री की जो टेरिटरी है, उसमें जो इनकम जनरेट हुई है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और जो किस पर है? मार्केट प्राइस पर है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जरा पढ़ के देखो इसको, है ना। जीडीपी एमपी का मतलब, यहां पर स्क्रीन पर देखना, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। ये क्या है? मार्केट वैल्यू है, ठीक, किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, एक ईयर में। ठीक है, हम यहाँ पर इनकम कहाँ में निकाल रहे हैं? हर बेस क्या है? ईयर है।
है ना, मंथ नहीं है, ईयर है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अब आपको डाउट आ रहा होगा, ये यहां से यहां तक डाउट आ रहा होगा, सर ये क्या है, ये लाइन का मतलब समझाइए। देखिए हम इनकम को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था, फैक्टर इनकम ही फैक्टर पेमेंट है, राइट। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही बात है ना। तो वैसे ही जितना प्रोडक्शन किया गया है, चैप्टर नंबर 16 में हमने देखा था केवल 2 सेक्टर है, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म। तो हमने देखा था कि हाउस होल्ड अपना जितना भी पैसा फैक्टर इनकम अर्न करेंगे वो पूरा किसमें खर्च कर देंगे, फर्म से बने गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने में पूरा खर्च कर देंगे, राइट। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, और यहां पर यह माना जाएगा कि भाई पूरा खर्च कर देंगे, इसका मतलब जितना प्रोड्यूस, फर्म जितना प्रोड्यूस करेगी, क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उसी को तो खरीदेंगे। तो यहां पर यह माना जाता है कि जितना उस कंट्री ने प्रोड्यूस करा है, क्या प्रोड्यूस करा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी इनकम के बराबर होगी। बात को समझो ना। फैक्टर इनकम क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी इनकम कहां पे खर्च कर देते हैं, गुड्स और सर्विस को खरीदने में। तो गुड्स और सर्विस को खरीदने में जितना खर्च करेंगे, तो जो गुड्स एंड सर्विस की प्राइस है वही एक्सपेंसेस है। जैसे कि मान लो पूरी इकोनॉमी में यही एक मार्कर बना, कितना, ये एक मार्कर बना कितने का, 15 रुपए का। तो इसको खरीदने के लिए, ये 15 रुपए का मार्कर जो बना, इसको खरीदने के लिए फैक्टर ने एक्सपेंसेस करा, राइट। तो हम ये बोलेंगे टोटल इनकम जनरेट कितनी हुई, 15 रुपए की जनरेट हुई। जितने की वैल्यू का प्रोडक्शन हमारे यहां हुआ, उस अमाउंट को, टोटल को ही इनकम मान लिया जाता है, ठीक है। 15 रुपए का आपने प्रोडक्शन करा फाइनल गुड्स का। अब फाइनल गुड्स क्या होता है, ये आपको चैप्टर नंबर 15 में समझ में आता है, मैंने बताया है। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना है, फाइनल गुड्स लेना है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस हुए हैं हमारी टेरिटरी में, उनका टोटल अमाउंट, जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, और टोटल अमाउंट कौन सा, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पर नहीं, मार्केट प्राइस पे, उसको हम बोलेंगे जीडीपी। देखिए ये क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू, किसकी, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कंट्री की जो टेरिटरी है, उसमें जो प्रोड्यूस हुए हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उनकी मार्केट वैल्यू को ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। और इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बात वही है, डेप्रिसिएशन, है ना। तो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब आगे देखना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। अब आप ध्यान दो, इन दोनों में किस चीज का अंतर है। देखो मैं यहां बोर्ड पे लिख देता हूं, है ना, क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, और दूसरा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, आप देखोगे, देखो मार्केट प्राइस सेम है, ठीक, पी सेम है, पी हमेशा सेम होगा, पी का मतलब इनकम होता है, इसलिए हमेशा एक जैसा ही होगा, राइट। डी सेम है, ये जी के बजाय यहां पर क्या हो गया, एन हो गया। और आपको मालूम होगा, ये आपके यहाँ पर साइड में स्क्रीन में दिख रहा है कि ग्रॉस से नेट पर जाना हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। मतलब कि मैं इस जीडीपी में से क्या माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एनडीपी एमपी मिल जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा। मान लो जीडीपी आपको
8 लाख रुपए की जीडीपी बोला है। कितना? ये जीडीपी एमपी कितना है? 8 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए इसमें क्या जुड़ा हुआ है? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन इंक्लूड। तो इसमें 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है, तो मैं 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या आ गया? 7 लाख, राइट? 7 लाख एनडीपी एमपी आ गया। सिंपल सा तो है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जिन जो कहां पर हैं? मार्केट वैल्यू पर हैं, उसमें से क्या माइनस कर दिया? डेप्रिसिएशन यदि माइनस कर दिया जाए तो वो क्या होगा? एनडीपी एमपी। ठीक, अब आप देखो इस डेफिनेशन को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप देखोगे यहां से यहां तक ये लाइन बिल्कुल सेम है, देखना, है ना? ये बिल्कुल सेम आएगी। ठीक, आखिरी में बस इतना डिफरेंस कर दिया कि इसमें इंक्लूड बोला है, इंक्लूड डेप्रिसिएशन, तो हम यहां पर बोलेंगे एक्सक्लूड। एक्सक्लूसिव मतलब निकाल दिया, बस इतना ही तो अंतर है। और देखो ना, आप यहां पर देखो कितना अंतर है, तो डेप्रिसिएशन का तो अंतर है। तो डेफिनेशन में आपने याद करी जीडीपी की पूरी डेफिनेशन, बस उसमें ध्यान रखना है कि क्योंकि यहां पर एन आ गया तो इंक्लूड डेप्रिसिएशन की बजाय हम क्या लिख देंगे? एक्सक्लूसिव, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। ठीक है, ये देखो नीचे यहां पर आपको शो भी करा हुआ है, एनडीपीएमपी जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो एन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये थर्ड जी एन पी एम पी। ठीक, मैं इसको बोर्ड पे लिखता हूं और इसको एक्सप्लेन करता हूं। बोर्ड पे देखिए, जी एन पी एम पी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझना है ना, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जितना भी प्रोडक्ट हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू। बट एक्चुअल में हाँ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है मार्केट वैल्यू, राइट, और उसमें क्या ऐड है? उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। बट यहां पर ये एन है। अभी तक हमने यहां पर क्या देखा था? देखो ये जी डी पी एम पी। यदि हम इसको कंपेयर करें तो डिफरेंस किसमें है? सिर्फ डी में है, डी और एन, बाकी सारी चीज सेम है। मतलब हम ये कहेंगे कि डी को हमने काय में बदल दिया? एन में। अब मैंने आपको अभी ही कुछ देर पहले बताया था कि डी को यदि एन में बदलना हो, ये रहा, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना हो तो क्या करोगे? उसमें प्लस कर दोगे। डी से एन पे जाना हो तो उसमें प्लस कर दोगे एन एफ आई ए। इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब उसको मतलब मीनिंग में देखो, ये तो रटाने वाली बात हो गई थोड़ी सी कि ये हो तो इसमें प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। इसको मीनिंग को समझना भाई। हमको डी से कहां जाना? यहाँ, तो डी का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ है। जबकि एन का मतलब होगा नेशनल। नेशनल में क्या आता है? सब कुछ। और सब कुछ का मतलब हम, मैंने आपको पहले ही बताया है, ध्यान देना। डी का मतलब कॉन्सेंट्रेट करेगा टेरिटरी पर, और एन कॉन्सेंट्रेट करेगा किस पर? रेसिडेंट पर। एन किस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा? रेसिडेंट पर। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी अर्न हुआ है, चाहे वो किसी ने भी कमाया हो, चाहे वो रेसिडेंट ने कमाया हो या नॉन रेसिडेंट ने, ठीक, जबकि हम एन पे बोलते हैं कि केवल हमारे रेसिडेंट ने कमाया हो, चाहे जहां से भी, मतलब कि इन हमारे यहाँ से मतलब विदेशों से भी कमाया हो वो भी ले लो, और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जिसने कमाया फॉरेनर ने, उसका पेमेंट माइनस कर दो, तो हम कहाँ आ जाएंगे? एन में। इसका मीनिंग वही है। सिंपल सी बात आप ध्यान रखो कि इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? इसमें यदि मैं एन एफ आई ए को ऐड कर दूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। बस क्या करना है? सिर्फ एक छोटी सी चीज को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन।
इट इज द मार्केट वैल्यू, एमपी है इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज द मार्केट वैल्यू, एमपी के कारण, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो हमने जब इकोनॉमी में, यहां पर वर्ड हमने क्या लिखा, इन द इकोनॉमी, डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड ना लिखते हुए हमने क्या लिख दिया, इकोनॉमी, क्योंकि हम यहाँ डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नेशनल की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से वर्ड को हटाकर क्या कर दिया, इन द इकोनॉमी एडजस्टेड, मतलब घटाना जोड़ना, एडजस्टेड का मतलब होगा जोड़ा घटाया, जो भी करा, जो जरूरत थी, फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये रहा डेफिनेशन में, याद करने में सिर्फ इतना सा करना है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि डी की जगह ये क्या हो गया है, एन, मतलब कि इसमें हमें एडजस्टमेंट किसका देना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का, ठीक। और डोमेस्टिक टेरिटरी को आप चाहो तो यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको लिखो इन द इकोनॉमी, बाकी कुछ भी नहीं बदला, ठीक। अब आप आ जाइए एनएनपी एमपी पर। एनएनपी एमपी का मतलब क्या होगा, एनएनपी एमपी का मतलब होगा, लिख देते हैं फिर समझ लेंगे, है ना। एन एन पी एनएनपी एमपी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मार्केट प्राइस, ठीक, मार्केट प्राइस, और हमारी क्या कहेंगे इसको, एन का मतलब क्या होगा, रेसिडेंट, एन का मतलब क्या होगा, रेसिडेंट की इनकम। तो मार्केट प्राइस जो कि हमारे रेसिडेंट ने अर्न करी है, ठीक, और क्या माइनस कर दिया जाए, ग्रोस, एन की जगह ग्रोस, जी की जगह क्या है, एन, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया हो, ऐसी वैल्यू एनएनपी एमपी होगी। पर इसको हमने एक दूसरे तरीके से लिखा, क्या, हमने इसको कंपैरिजन करा किससे, अभी जो हमने समझा, जी एन पी, जी एन पी हमने समझा, तो हमने इसको इस तरीके से डिफाइन करना है कि भाई जरा देखो, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस डिफरेंस किसका है, जी और एन का, राइट। तो जी से एन पर जाना है हमें, जी से एन पर जाना है। यदि हमें कोई फिगर ये दिया हुआ है तो हमको कहां पर जाना है, यहां पर जाना है, तो सिर्फ डिफरेंस किसका है, जी का। तो जी से एन पर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो कितना इजी हो गया है ये डेफिनेशन, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये भी देखो, इन दोनों को कंपेयर करना है ना, ये यहां तक तो सेम है, ठीक। यहां पर हमने क्या करा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडजस्टेड फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो पूरा वही है। आप क्या करो, इस डेफिनेशन में इतना लिखो और बस आखिरी में लिख देना एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, आपकी डेफिनेशन हो जाएगी ये, ठीक है। क्यों आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि जी और एन में डिफरेंस किसका है, एन का, बस, और क्या है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, जी डी पी एफ सी, जी डी पी एफ सी, हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है जी डी पी एन पी, राइट। इन दोनों में किस चीज का अंतर है, भाई जीडीपी ये भी है, जीडीपी ये भी है, बस डिफरेंस है एमपी और एफसी का, राइट। तो आपको अच्छे से मालूम है, एमपी से एफसी पर जाना हो तो क्या करेंगे, ये हमने अभी डिटेल में समझा था, ये रहा एमपी, एमपी से हम कहां पर जाना चाहते हैं, एफसी पर, तो हम माइनस क्या कर देंगे, एनआईटी, राइट। ये देखो
माइनस NIT। अब डेफिनेशन में हमको क्या करना है, डेफिनेशन में सिर्फ हमें इस NIT को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। भाई जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस की जगह केवल हमको वर्ड यदि हम ये यूज कर दें फैक्टर प्राइस, देखो उसकी दो तरीके से डेफिनेशन में आपको बताता हूँ कि ये क्या है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो जीडीपी हमने पढ़ा था, ये थर्ड पॉइंट जीडीपी एमपी, तो हमने लिखा था इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, तो बस मार्केट वैल्यू की जगह आप लिख दो इट इज द फैक्टर कॉस्ट ऑफ, बाकी पूरी डेफिनेशन सिर्फ एक वर्ड बदल दो। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जीडीपी की जगह, जीडीपी तो सेम है, एमपी की जगह क्या हो गया है, एफसी हो गया। देखो जरा बोर्ड पर, एमपी की जगह सिर्फ एफसी हो गया है। तो हम तो ये कह सकते हैं ना, हम इसी को डिफाइन कर देंगे, हम लिख देंगे मार्केट प्राइस की वजह क्या लिख देंगे, फैक्टर कॉस्ट, और ये पूरी डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है, इसमें मजा नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर नंबर पूरे मिलेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। पर यदि ये इसको थोड़ा और मजेदार तरीके से लिखना है ना, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को यहाँ देखो, इट इज द सम टोटल, वही है ना, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मैंने वही बोला था ना फैक्टर इनकम। तो बस इसमें हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, हमने बता दिया कि क्या क्या है, हमने बोला रेंट आता है, ये सब क्या होता है, फैक्टर इनकम, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री along with consumption of fixed capital during the year। कुछ भी नहीं बदला है बेटा, सिर्फ मार्केट प्राइस को हमने फैक्टर इनकम लिख दिया, और फैक्टर इनकम क्या होती है वो ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला नीचे भी लिख के बता दिया। ठीक, चलिए आगे, नेट डोमेस्टिक फैक्टर रेट, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी क्या है, एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। ठीक, उसको आंसर को मत पढ़ो, बहुत आसान है, पहले यहाँ देखो बोर्ड पर, हमने एनडीपी एनडीपी एमपी की डेफिनेशन देखी है क्या, जरा देखो क्या देखी है हमने, हाँ देखिए, देखो जरा आ जाओ, एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी हमने देख रखा है, राइट, एनडीपी एमपी, हमसे पूछा जा रहा है एनडीपी एफसी, किस चीज का डिफरेंस है बेटा, केवल एमपी और एफसी का डिफरेंस। तो जहां आपने इस डेफिनेशन में एमपी वर्ड यूज करा है, मार्केट प्राइस, वहां आप क्या लिख देना, फैक्टर कॉस्ट, बस, है ना। जैसे हमने अभी इसमें यहाँ पर मार्केट वैल्यू की जगह एफसी लिखा, वैसे ही यहाँ पर मार्केट वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम, राइट, फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट एक ही बात है ना, दिया और लिया एक ही चीज है, जो दिया वो लिया, खत्म बात है ना। तो बस उतना ही है, तो क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तो मार्केट वैल्यू की जगह आप लिख देना फैक्टर इनकम ऑफ या फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल, फैक्टर कॉस्ट वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, बस। और फॉर्मूला क्या लिख दोगे, फॉर्मूला ये देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, आंसर वहां नहीं, देखो यहाँ देखो, क्या करोगे, इसमें से यहाँ पर आना है तो माइनस NIT, माइनस NIT, है ना, ये देखो, मार्केट से इस पे जाना है तो माइनस करते हैं, ये रहा, ये हो गया आपका। इसको और भी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसी चीज को एनडीपी एफसी को और भी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, देखते हैं, देखो, it is the sum total factor income generated within the domestic territory of country exclusive of depreciation। कुछ नहीं करा है, यहाँ पर भी मैंने एक और डेफिनेशन बतानी थी, पर शायद मैंने बस जो आपको अभी मैंने बताया ना वही लिखी,
शायद मैंने उस वक्त ये सोचा कि फिजूल में बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है, दो डेफिनेशन अलग अलग देके, तो मैंने उस समय सेम डेफिनेशन ही रखी, बस वो जो वर्ड अभी जो मैंने बदला आपको बताया था, बस वही वर्ड बदला हुआ है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सर ये कैसे हुआ बताओ ना, लो बता देता हूँ। यहाँ देखो बोर्ड पर एनडीपी एफसी निकालना है। यदि हमें दिया हो क्या, जीडीपी एमपी, यदि हमें जीडीपी एमपी दिया है, गिवन है, और हमें निकालना ये है, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, एमपी से एफसी पर आने के लिए माइनस एन आई टी करेंगे। ठीक, पी सेम है, पी सेम है, डी सेम है, डी सेम है, जी को एन में कन्वर्ट करना है, और जी को यदि एन में कन्वर्ट करना हो तो क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और क्या, ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है। सीबीएसई में तो और जबरदस्त तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी नहीं, है ना। पर मैं इसको और अच्छे से कर सकता था, बट अभी रिसोर्सेस की कमी है। आप मतलब मुझे आधी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छोटा सा बोर्ड है। और दूसरी चीज ये है कि हमें क्वेश्चन हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते ना के बराबर। तो जो समझाने का जो तरीका है वो सिर्फ डेफिनेशन को लिखने का ही एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो नहीं। यदि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये सिखाया जाए ना बच्चों, तो डेफिनेशन तो मजाक हो जाएगी आप लोगों की। पर प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं क्वेश्चन समझाने गया तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से आधे तो ये सोच के हट जाएंगे कि यार जब क्वेश्चन आते ही नहीं है तो सर क्वेश्चन क्यों समझा रहे। और जो बचे हैं उसमें से 60% बच्चे ये सोचेंगे, जो 50 बचे हैं ना उसमें से 60% बच्चे ये सोचेंगे क्या, उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो वैसे ही वीडियो देखना बंद कर देंगे। इसलिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमपी बोर्ड के हिसाब से आप रटो नहीं, समझ के जाओ, बस उतना ध्यान है। ठीक है, वो पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ 6th हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम 7th पॉइंट पे देख रहे हैं। 7th क्या है, 7th है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए देखते हैं क्या है ये। GNP FC, ठीक, GNP FC। तो क्या क्या है ये भाई, हम बोलेंगे अरे आपने क्या GNP-MP देखा है, GNP-MP, क्या हमने इसकी परिभाषा देखी है, इसकी डेफिनेशन देखी है? बिल्कुल, ये रहा, देखो इसके सामने ही है, दोनों को सामने ही कंपेयर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, किस चीज का डिफरेंस है बेटा, सिर्फ एफसी और एमपी का। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस की जगह क्या डेफिनेशन लिख दोगे, फैक्टर इनकम। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप ये कर सकते हो, माइनस एमपी से एफसी के लिए माइनस एन आई टी। ठीक, बट सर हम यहाँ पर तो आपने कुछ दूसरी डेफिनेशन बताई है। देखिए बात ये है कि ये आपको फाइंड आउट करना है और आपको गिवन क्या है। मैंने यहाँ पर गिवन क्या लिया हुआ है, देखिए जरा बोर्ड पे देखिए, मैंने यहाँ पर जीएनपी जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम वो लिया हुआ है। तो आप इसको चेंज करके ये कर सकते हो, मतलब ये भी सही है, डिपेंड ये है कि आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये समझ में आ रही है ना, ये चेंज हो जाएगा कि उसमें ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं जीएमपी एमपी माइनस एनआईटी लिख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, है ना। आप इसको हटा के आप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो लिख सकते हैं, और यदि इसको प्रूफ करना है तो इसको भी प्रूफ कर देते हैं। लो ये लो, गिवन क्या है, जी डी, ये प्रूफ कर देते हैं, जी डी पी एफ सी। अब जरा देखो ये इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, ये भी सेम है, ये भी सेम है, जी भी सेम है, जी भी सेम है। डी को काय में बदलना है, एन में, और आपको मैंने बताया है डी को एन में बदलने के लिए प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ये हो गया फॉर्मूला, है ना? ठीक है, अब समझ में आया, रटने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट पॉइंट जो कि है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कहें या एनएनपी-एफसी कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो एनएनपी-एफसी का मतलब क्या हुआ, ये रहा एनएनपी-एफसी। ठीक, क्या हमने जीएनपीएफसी देखा हुआ है? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये जीएनपीएफसी हमने रीड करा है क्या? हाँ, कहाँ है भाई जीएन, ये रहा जीएनपीएफसी, ये रहा। तो अब हमको इसमें चेंज क्या करना है, इस डेफिनेशन में सिर्फ हमको ये इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन को क्या लिखना है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेफिनेशन पूरी ये हो जाएगी। देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये रहा। ठीक, अर्न बाय नॉमिनल रेसिडेंट, है ना, अर्न बाय, देखो सर आपने इन दोनों को कंपेयर करा और आपने बोला कि सिर्फ फैक्टर इनकम बदल दो, पर यहाँ तो ये नॉर्मल रेसिडेंट वाली बात आ रही है और यहाँ पर फाइनल गुड्स वाली बात आ रही है ना? तो मैंने आपको एक ही चीज कही, देखो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस, देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस का मतलब, जब डी, ज्यादातर जब डी हो तो हम इस वर्ड को यूज करते हैं, और जब एन हो तो हम किस वर्ड को यूज करते हैं, हम किस पे कंसंट्रेट करते हैं, रेसिडेंट पर। आप इस डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ पर क्या कर दो, फैक्टर इनकम कर दोगे और ये पूरी डेफिनेशन ऐसे लिख दोगे, उसका मतलब भी जीएनपी है। जरूरी नहीं है आप यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट लिखें, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। बट सिर्फ इतना होता है कि एन वर्ड जब यूज किया जाता है नेशनल, तो वो रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, और डी जब लिखा जाता है तो वो वहां पर कितना गुड्स जनरेट हुआ उसके हिसाब से लिखा जाता है। मीनिंग फाइनल आंसर वही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही बात है, वैसे ही। ठीक है, तो यहां पर भी आप वही लिख सकते हैं, बस आपको चेंज क्या करना है, नेट, इट इज नेट डेप्रिसिएशन। नेट डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के तो कुछ भी आप फॉर्मूले बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गिवन क्या है ये देखना पड़ेगा बस। ठीक है, तो बेटे हमने क्या समझ लिया, हमने बहुत कुछ समझ लिया बेटा। आप यकीन मानो, हमने इस चैप्टर को 50% हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या बात कर रहे हो सर, सिर्फ 50%? हाँ, अभी तो मेन चीजें, अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे हैं, पर समझे हैं। सबसे बड़ी बात ये, हमने समझे हैं, पढ़े नहीं है। अब इन सभी का यूज आगे के पूरे कंप्लीट इस चैप्टर में आगे बहुत होगा। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, नेक्स्ट वीडियो, अब ये लास्ट है ना, मतलब आज के लिए इतना ही है, बट इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार और देखें, पूरी कोशिश करें। उसके बाद ही 6, ये हमारा 18 चैप्टर का पार्ट 2 देखें। मतलब आपको सारी चीजें अच्छे से समझने के साथ में याद हो गई हो, तभी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तो वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं उस वीडियो में अब इन बातों के कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा बेटा जीडीपी एमपी है, चलो कैसे करते हैं जीडीपी एमपी, ये मैं वो बात को रिपीट नहीं करूंगा, उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा। ठीक, नहीं तो मैं उसको रिपीट करूंगा तो कोर्स, मतलब चैप्टर तो 3-4 वीडियो में बन जाएगा, मतलब कि बहुत लेंथी होता जाएगा, है ना? और लेंथी या शॉर्टकट से मतलब नहीं है, बात ये कि जिस बच्चे को समझ में आ चुका होगा वो बोर हो जाएगा कि सर वही बात को रिपीट कर रहे हैं बात। इसलिए आप इसी वीडियो को एक बार अच्छे से देखना। अगले वीडियो में मैं बहुत फास्ट पढ़ाने वाला हूँ, सीधे सीधे बात करने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ चुके हैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही इस क्लास के लिए। ठीक है।